जोरदार बजट से कहीं खुशी कहीं गम, करदाताओं को मिली थोड़ी राहत, पेट्रोल डीजल महंगा। तेल के दाम बढ़ने पर विपक्ष ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, सदन के भीतर और बाहर जबरदस्त हंगामा। दिल्ली में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एयर होस्टेस और छात्राओं के साथ सरगना साधु गिरफ्तार। भोपाल में बीएमसी कर्मचारियों की गुंडागर्दी, अतिक्रमण हटने के दौरान दर्जनों गाड़ियों में की तोड़फोड़। पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल पर मैच फिक्सिंग का आरोप, आईसीसी ने पाक बोर्ड को सौंपे सबूत। जी हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं आम बजट पर कि आम बजट कितना आम है, यानी आम लोगों के लिए इस आम बजट में क्या कुछ खास है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। संगीता सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं और हाउसवाइफ भी हैं, और डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ हैं, फेमस डाइटिशियन हैं और महिला उद्यमी भी हैं, और इसके अलावा हरजिंदर कौर जी हमारे साथ हैं, सीईओ कॉम्विजन हैं, और इसके साथ ही साथ एसके अग्रवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सीएमडी हैं जीएनजी ग्रुप के। तो इन तमाम खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। इस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये बजट कितना आम लोगों के लिए कितना आम है। लेकिन सबसे पहले संगीता जी से बात करते हैं। संगीता जी, आपके नजरिए से इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? आप गृहिणी भी हैं, पत्रकार भी हैं, किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? Each and everything has to go from one place and another. One place to another place, each and everything has to go. और जब मूवमेंट हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो पेट्रोल और डीजल की वजह से हो रही है। तो अल्टीमेटली इस बजट से आपकी रसोई को कोई राहत नहीं मिलेगी, आपका ये मानना है? कोई राहत नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली हर एक चीज का दाम बढ़ेगा, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो खास आदमी हो, हर एक की पॉकेट पे असर पड़ेगा। यानी प्रणब दादा से जो उम्मीदें आपने रखी थी वो कोई भी उम्मीद पूरी नहीं, आपका ये मानना है? उम्मीद पूरी नहीं हुई। पहले ही आम आदमी रसोई का खर्च चलाने में एक मुसीबत बना हुआ था, अब यह मुसीबत और पहाड़ बनकर गिर गई है। क्या होगा आम आदमी का, ये तो भगवान ही मान जाए। संगीता जी का कह रहा है कि मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है बजट आने के बाद। शिखा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, फेमस डाइटिशियन है, महिला उद्यमी है। शिखा जी, आप किस लिहाज से देखते हैं इस बजट को, प्रणब दादा के इस पिटारे को? आप एक उद्यमी भी हैं, किस लिहाज से आप देखते हैं? जिस तरह से संगीता जी ने कहा कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, रसोई के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन एक उद्यमी के लिहाज से अगर बात की जाए, क्या मानते हैं आप इस बजट के बारे में? बेसिकली ये पैसिफाई करने के लिए बजट है। ये इसमें ना कोई विजन है। इन्होंने इतना जो पैसा स्कीम्स में डाला है, नरेगा में, बाकियों में, उसका पुराने में यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है और पैसा डाल दिया है। और जैसे हमको बताया, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि 1 रुपए से अगर सिर्फ कुछ पैसे ही मिलना है उसमें, तो ये कौन सा बजट है? इसमें ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ग्रोथ है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड बजट। बिल्कुल, तो आपका भी यही मानना है? शिखा शर्मा जी का मानना है कि उनको भी ये बजट बिल्कुल भी रास नहीं आया है। हरजिंदर कौर जी हमारे साथ हैं, उद्यमी है, सीईओ है कॉम्विजन के। जी हरजिंदर जी, आप बताइए, आईटी सेक्टर की बात करें तो किस लिहाज से आप इस बजट को आंकते हैं आईटी सेक्टर के नजरिए से? देखिए, मैं ये कहूंगी कि आईटी सेक्टर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक्सपोर्ट जो कंपनीज करेंगी, एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए 2011 से इनकम टैक्स में रिबेट नहीं रहेगा। जी। साथ ही ये भी कहा है, शायद कुछ कंफ्यूजन है, कि SEZs में जो कंपनीज रहेंगी उनके लिए रूल्स वही रहेंगे। तो ये एक कंफ्यूजन है कि SEZs में जो कंपनी रहेंगी उनको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा या नहीं। जी। और अगर उनको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से आईटी कंपनीज के लिए ये कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो SEZ जोन में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाए। जी, तो आप भी इस बजट से निराश हैं? हाँ, अगर आप पूछे तो जी जी बिल्कुल। एसके अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, सीएमडी है जीएनजी ग्रुप के। अग्रवाल साहब, तमाम हमारे साथ हमारे 3 जो महिला मेहमान हैं, तीनों ने नाराजगी जाहिर की है, दादा से बेहद नाराज है, इस बजट से नाराज है। आपका क्या कहना है? इसमें अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है, डिपेंड करता है हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। अब एक आम आदमी को खास बनने के लिए इस बजट में एजुकेशन के ऊपर काफी कुछ दिया गया है। जी। नेशनल हेल्थ के ऊपर 22,300 करोड़ रुपया दिया गया है। एक जो सबसे अच्छी चीज इस बजट में नई इंट्रोड्यूस की है, यानी आप इस बजट को बेहतर मान रहे हैं? मैं एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। इसमें जो आम आदमी को सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि वो एक अपने आप को आम क्यों समझे, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसमें इनिशिएट किया गया है, और जिसके अंदर एक एलोकेशन, एक स्पेसिफिक बजट की गई है, जिससे
एक आम आदमी जो है उसके अंदर अपनी स्किल डेवलपमेंट करके वो एक समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, एक उसका हिस्सा बन सके। चलिए आगे बढ़ साहब, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आपका कहना है कि प्रणव साहब ने आम आदमी का ख्याल भी रखा है, लेकिन अभी हमारे साथ मेरे सहयोगी सुरेश मनचंदा बने और हमारे साथ मौजूद हैं उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनका क्या कहना है इस बजट पर। सुरेश, क्या कह रही है हमारे साथ जो हमारे और मेहमान मौजूद है, क्या कहना है उनका इस बजट पर? रोहित, यहाँ पे हमारे साथ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि टैक्स को लेकर के उनका क्या मानना है। रेलन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि अगर टैक्स की बात की जाए ओवरऑल, तो आप क्या समझते हैं कि जो टैक्स स्लैब यहां पर बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, उस टैक्स स्लैब से क्या इस बजट को तोला या नापा जा सकता है और इसको कोई मार्क्स दिए जा सकते हैं? हाँ, ख्याल से तो बिल्कुल दिए जा सकते हैं, क्योंकि जो टैक्स स्लैब बनाया है उसमें जो इन्होंने स्लैब बना के जो टैक्स का रेट रखा है जो 1,60,000 से 3 लाख तक का, उससे सभी टैक्स पेयर को बेनिफिट होने वाला है, नंबर 1। सेकेंडली 3 लाख से 5 लाख का जो टैक्स स्लैब बनाया है 20% का, जो 5 लाख से 8 लाख का बनाया 20% का, उसमें भी सभी को बेनिफिट होने वाला है। तो ये टैक्स जो भी टैक्स पेयर था जिसको 8 लाख रुपए तक की इनकम थी, सभी को 50,000 रुपए तक का तो बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ये सारा जो बेनिफिट मिलना था वो एक ही एक्साइज ड्यूटी में, वो पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के वो सारा नलीफाई कर दिया है। बट ओवरऑल मैं इस बजट को 5.5 या 6 नंबर दे सकता हूं 10 में से। रेलन साहब ने 5.5 और 6 मार्क्स दिए हैं। मैं आहूजा साहब के पास जाना चाहूंगा। आहूजा साहब, आप इस बजट को कितना मार्क्स देना चाहेंगे? और साथ ही ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पोडियम के ऊपर इस समय पर कई महिलाएं बैठी हुई हैं, उन महिलाओं के बारे में आप क्या बताएंगे कि कितना उन महिलाओं को इस आज के बजट से फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला? देखिए, मैं ये कहूंगा ये आम बजट नहीं है, क्योंकि 3 लाख वालों को कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा उन्हीं का हुआ है जो 3 लाख से ऊपर इनकम दिखाते थे। ठीक है, मेरे जैसे आदमी को फायदा हुआ होगा, मैंने 56,000 रुपये इस बजट से बचाए, लेकिन आम आदमियों के लिए कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं के बारे में बात करें, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वही 1,90,000 की एग्जामिशन थी। पता नहीं वित्त मंत्री साहब बार बार ये बोल रहे थे हमने 1,60,000 की एग्जामिशन दी, 1,60,000 की। ये कोई नई एग्जामिशन नहीं है, ये तो पिछले साल की एग्जामिशन चली आ रही। तो एग्जामिशन तो 1,60,000 की थी, लेकिन जो आगे जो उन्हें बनाना था स्लैब, वो 3 लाख वालों का मतलब ये मत 3 लाख मत समझिए। जो 4.5-5 लाख तनख्वाह कमाते हैं उनकी इनकम 3 लाख नीचे इसलिए हो जाती है कि 1 लाख रुपए वो एटीसी का बेनिफिट भी ले लेते हैं, एचआरए वगैरह का बेनिफिट भी लेकर 3 लाख लाते हैं, और उन 3 लाख पे वो टैक्स देते थे 14,000 रुपया। अभी भी वो 5 लाख वालों को 14,000 ही टैक्स देते। यानी आंकड़ों की बात की आप हाँ, ये मैंगो बजट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आम आदमी का बजट नहीं है, मैंगो मैन का बजट नहीं है, आपका ये मानना है? रोहित, यहाँ पे एक सबसे अहम जो बात है, क्योंकि हमेशा से एक कहावत शायद कहती चली आई है और सभी शायद इस बात को जानते भी हैं कि जब राजीव गांधी ने एक बार स्पीच दी थी, तब उन्होंने भरी जनता के सामने यह माना था कि 1 रुपया जब चलता है राजकोष से, तब वो चलते चलते जहां उसकी डेस्टिनेशन होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो शायद 25 पैसे रह जाते हैं। आखिर वो 75 पैसे जाते कहां हैं? शायद इसी का ही हम सवाल और का जवाब जो है इसी भरी जनता से पूछना चाहेंगे। हमारे साथ अमन अग्रवाल यहां पर मौजूद हैं, जो शायद इस टेक्निकल टर्म को बहुत इजी वर्ड्स के अंदर समझा पाएंगे। अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने जो बात करी बड़ी अच्छी करी कि जो 1 रुपया है उसमें से 25 पैसा पहुंचता है, और इस चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है। मैं काफी टाइम से हम लोग कहे जा रहे हैं, करप्शन है और चीजें हैं, वो खा रही है पैसा। इस बार बजट में वित्त मंत्रालय ने कहा है, मंत्री साहब ने कहा है कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर को ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद है कि आगे जाके अगर 1 रुपया निर्धारित किया गया है आम जनता के लिए, वो 1 रुपया आम जनता तक पहुंचाने की इस जो गवर्नमेंट है उसकी पूरी कोशिश। हालांकि रोहित, यहाँ पे एक और भी बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बजट हर घर में भी बनता है, हर स्टेट में बनता है, हर परिवार का बनता है और हर कंट्री का बनता है। तो यहाँ पर भी जो बजट बनाया गया है उसको भी बड़ा नापा तोला गया होगा, जरूर निश्चित तौर पर नापा तोला गया होगा। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या जो एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू है उसका सही तालमेल बिठाया जाएगा या नहीं बिठाया जाएगा? बिल्कुल सुरेश, ये चर्चा हम जारी रखेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे सर्विस टैक्स की भी। सर्विस टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन सर्विस टैक्स के दायरे को बढ़ाया गया है।
इसके पीछे क्या बाजीगिरी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आम बजट को लेकर जो चर्चा हमने यहां पर बुलाई है, यहां पर हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और ये चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। देखिए बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आम बजट पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उद्योग जगत के जाने मानी हस्तियां हमारे साथ हैं और इस वक्त हमारे साथ यहां पर सुमित्रा महाजन जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे। बीजेपी के नेता और टैक्स की जानकार है, टैक्स के वकील भी है, उनसे भी बात करेंगे। टैक्स की माया जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह के आंकड़ों की जादूगरी है या सचमुच का कोई जादू है। बहरहाल हमारे साथ संगीता सचदेवा जी मौजूद हैं इस वक्त पैनल में, पत्रकार है, हाउसवाइफ भी है। संगीता जी, जिस तरह से हमने चर्चा की कि आप लोग निराश दिखे आप लोग इस बजट से, प्रणब दादा से, लेकिन अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि बजट से पहले भी आपने कुछ कहा था, लेकिन अब आप क्या कहना चाहते हैं प्रणब दादा से? जी, आज मैं यहाँ इंडिया न्यूज के माध्यम से भारत की प्रत्येक महिला की आवाज बनकर सेंटर में बैठी गवर्नमेंट से गुहार करती हूँ, निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर एक बार फिर से गौर करें और इसे घटाने का न केवल प्रयत्न करें बल्कि इसे घटाया ही जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनका भी कहना यही है कि बजट से बेहद निराश है। शिखा जी, क्या बजट में कोई बात आपको अच्छी लगी, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ अब आप चाहते हैं? हमारी कंट्री के एंटरप्रेन्योर बाहर जाके अपने आप को इतना अच्छा सिद्ध करते हैं और भारत का नाम ऊंचा करते हैं, बट हम अपने देश में उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। लेकिन अब आखिर में आप तीनों से एक बात जानना चाहेंगे, एक अहम बात जानना चाहेंगे कि एक गृहिणी होने के नाते आप प्रणब दादा के इस बजट को 10 में से अगर नंबर देने की बात करें तो आप कितने नंबर देंगे? संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे एक गृहिणी होने के नाते। 8। जी, आपका क्या कह रहा है शिखा जी? 5। जी हरिंदर जी, आपका क्या कहना है? 5। बिल्कुल। एस के अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की मार्केटिंग इन्होंने किया इस बजट के लिए, क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है बजट का, तो बजट को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बजट में बहुत कुछ है। जो दिक्कत है, जो आप लोग भी शेयर कर रहे हैं कि इसके अंदर जो 1 रुपया है उसका 15 पैसा ही या 10 पैसा ही हमारे पास आके डिलीवर होता है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद डिलीवरी मैकेनिज्म। इट इज नॉट विद बजट. Budget has got many things. जी. But the problem is how it can be delivered. जी. That's the main problem. We have to ensure that these things should be implemented in the right spirit. जी. जी, चर्चा हम यही चर्चा कर रहे हैं कि योजनाएं बनती हैं लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता। धरातल पर जब वो योजनाएं उतरती हैं तो उस लिहाज से नहीं उतरती जो बनी थी, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था की जो खामी है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हम चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल आप तमाम लोग हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा जारी रहेगी और आगे हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि बजट को किस लिहाज से देखते हैं। आम आदमी का बजट है या उद्यमियों के लिहाज से ये बजट किस तरह का है। गृहिणियों की बात करें तो अभी हमारे साथ पैनल में गृहिणियां मौजूद थी तो वो काफी निराश दिखी प्रणब दादा से। यानी इस बजट के पीछे की हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट पर महापंचायत जारी है आज, जिसका कि हर साल एक घर को, एक उद्योगपति को, एक कारोबारी को इंतजार रहता है। आखिरकार वो दिन एक बार फिर आज लौटा है। बजट पेश हुआ है देश का और यहां पर मेरे साथ डायस पर जानी मानी हस्तियां इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मिस्टर डीके अग्रवाल, सीएमडी एसएमसी कॉमट्रेड, मिस्टर अनिल शर्मा, सीएमडी आम्रपाली, मिस्टर सुनील बेदी, सीएमडी जीएमडी ग्रुप, मिस्टर कार्तिकेय शर्मा, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज, और साथ ही टैक्स का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अश्विनी तनेजा मौजूद है। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मैं अनिल साहब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की बुलंदी को प्रदर्शित करता है।
इस समय पर हालांकि पिछले 2 सालों में लगातार एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया भर के अंदर देखने को मिले, उसके पीछे भी वजह जो रही वो वजह रही इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जहां पर अमेरिका से स्लो डाउन शुरू हुआ, पहुंचा दुबई में, फिर उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट जो है इंडिया पर भी नजर आया। क्या कहेंगे, क्या ये जो व्यवस्था है वो सुधरती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी तक तो हम लोग ये चर्चा करते रहे हैं कि बजट आम आदमी के लिए कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, जैसा आपने सवाल पूछा। अगर मैं आपके सवाल को 2 पार्ट में बांटना चाहूं, सवाल से ही सवाल का जवाब देना चाहूं, तो मैं सबसे पहली बात मैंने महसूस किया है कि यदि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े होते तो क्या ये बजट बहुत ही अच्छा था? जी। सवाल नंबर 2 कि यदि आम आदमी को हम पहचान रहे हैं कि आम आदमी क्या है, हम लोग लिख रहे हैं आम आदमी का बजट नहीं है। कौन है वो आम आदमी? वो आम आदमी वो है जिसे हम लोग बहुत कम जानते हैं। वो 55%, 60% हमारी आबादी का हिस्सा है जो शायद 30 दिनों में बिजली का 10% हिस्सा यूज करता होगा, गाड़ी में महीने में 1 दिन चढ़ता होगा। वो आम आदमी है जो कभी गैस सिलेंडर यूज नहीं करता है, लकड़ी का फ्यूल यूज करता है। वो आम आदमी है जिसके बच्चे बिल्कुल प्रिमिटिव पाठशाला में पढ़ते हैं। वो आम आदमी है। तो आम आदमी में हम लोग जोड़ लेते हैं कि जो टैक्स पे कर रहे हैं 1,20,000 स्लैब वाले, उससे ऊपर स्लैब वाले, तो उनको गाड़ी महंगा पड़ेगा, उनको फ्यूल महंगा पड़ेगा। आप उन आम आदमी की तरफ देखिए जो हमारी जनसंख्या के 65% हैं, उनके लिए क्या टैक्स ये दी गई है। अब मैं आता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रूरल हो या अर्बन हो, वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री का बैकबोन होता है। यदि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी जो आम लोग हैं वो हमेशा आम ही रह जाएंगे। वो कभी शहर नहीं आएंगे। हम लोग शहर में बैठ के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बैठ के सोचते हैं कि ये बजट बहुत महंगा है। थोड़ा सा वक्त दें तो मैं और इसको जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेगा की स्कीम आई, 26% ऑफ द बजट प्रोविजन नरेगा को दिया गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है, हेल्थ केयर पे तवज्जो दी जा रही है, रूरल हाउसिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर लोन को जो किसान उन्हीं आम लोगों में है जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अभी तक सस्टेन किए हुए हैं, उनके लोन को रीपेमेंट की सुविधा दी जा रही है। इन्हीं सबों को जोड़ करके बजट का एक हिस्सा बनाया गया है। जी अनिल जी, आपने अभी बताया कि 55% ऐसे लोग हैं जो शायद बजट की भाषा समझ भी नहीं पाते कि आखिर बजट होता क्या है और किस पर्पज से इसको पेश किया जाता है। सुनील साहब, आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप सोचते हैं रेल इज ऑन ट्रैक? क्या वाकई में ही जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल पटरी पर है, या ये सिर्फ आंकड़ों का ही खेल मात्र समझा जाए जो दिखाए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं? क्योंकि जब पूरी दुनिया के अंदर मंदी छाई हुई है और महंगाई सबसे बड़ा एक इश्यू बनी हुई है। अभी अनिल जी को भी आपने सुना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा और आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर। आप इस बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हुए किस नजरिए से देखते हैं? जो अभी अनिल जी ने बोला, मैं काफी हद तक सहमत हूं कि बजट की हम जो डिस्कशन कर रहे हैं एक आम आदमी को लेकर कर रहे हैं, और मैं ये भी सहमत हूं कि आम आदमी जो इस बजट को 55 से 60% लोग यही नहीं समझ पाए होंगे कि ये बजट क्या है। हम इसकी डिस्कशन आई थिंक बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया है उसकी प्रतिक्रिया सब मिलकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होंगे। तो ये बजट आम आदमी के लिए आई थिंक थोड़ा सा मेरे हिसाब से तकलीफ देह है जी, बट क्योंकि हम रियल स्टेट से कनेक्टेड हैं,
बट फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसके अंदर थोड़ा सा आम आदमी का ये ध्यान जरूर रखा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रहने के हिसाब से कि जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो एक बरकरार रखा है कि जो एक आम आदमी का बजट होता है एक 8 से 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए तक के अपने एक घर रहने का एक सपना होता है उसका, उसके ऊपर उसने थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ध्यान रखा है। बट ये ठीक बात है क्योंकि ये हम पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर काफी इंटरव्यू कर रही हैं, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये मुद्दे जरूर बनते हैं। पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा भी एक बनता है क्योंकि बजट आया है। मैं कार्तिकेय शर्मा जी के पास आना चाहूंगा, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज। मिस्टर कार्तिकेय, क्या आप ये समझते हैं कि जो न्यू स्कीम्स डेवलप की जा रही हैं, हालांकि अगर पिछले बजट की तरफ एक बार मैं जाना चाहूंगा, जब 60,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो वेव ऑफ किया गया था किसानों के लिए, फिर उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए का फिर से लोन वेव ऑफ किया गया था किसानों के लिए, कुल मिलाकर के 72,000 करोड़ रुपए का लोन वेव ऑफ किया गया था। इसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट्स हैं उसके लिए नंबर ऑफ स्कीम्स डेवलप की गई थी। नरेगा को डेवलप किया गया था, रूरल डेवलपमेंट स्कीम डेवलप की गई थी। लेकिन क्या आप ऐसा समझते हैं कि इस समय पर उस 1 रुपए का जो राजकोष से निकलता है खर्च होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सही इस्तेमाल हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं, जिसको हिंदी में मूल सुविधाएं कहा जाएगा। वो शहर की मूल सुविधाएं अलग हैं, ग्रामीण इलाकों की मूल सुविधाएं अलग होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है जिसको आप मूल सुविधाएं शहर में माने वही ग्रामीण इलाकों की भी मूल सुविधा में ट्रांसलेट होए। लेकिन एक शुरुआत जरूर की है ग्रामीण इलाकों तक, उस 55 से 60% लोगों तक पहुंचने की, इन सब स्कीमों के द्वारा जो आपने मेंशन किए हैं अभी, नरेगा हो, चाहे वो भारत निर्माण हो, चाहे वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो, ये जरूरी है। 60,000 करोड़ का जो वेवर आया है, या 72,000 करोड़ का जिसको आप कह रहे हैं वेवर, वो आप मानेंगे कि सिर्फ 30% लोगों तक ही पहुंच पाया है। यानी कि 72,000 करोड़ रुपए जो ये वेव ऑफ हुए हैं वो सिर्फ 30% किसानों को ही इसका फायदा पहुंच पाया है। 70% किसान इसका भुगतान पहले ही कर चुके जी। तो ये नहीं है होता कि बजट में हर एक समुदाय के हर एक व्यक्ति को का ध्यान रखा जा सके। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर समस्या को उठाकर उसका समाधान भी अगर किया जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, एक शुरुआत है। रही बात इन सब स्कीम्स की, तो हाँ, ये स्कीम शुरू जरूर हुई हैं। बार बार लोगों ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन एक इशू है कि क्या वो पैसे उन लोगों तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक एक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स नहीं आएंगी, जब तक इसकी शुरुआत नहीं होएगी, तब तक लोगों तक ये मूल सुविधाएं, ये पैसा नहीं पहुंच पाएगा। और ये बहुत जरूरत है इसकी, और एक अच्छी शुरुआत की है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये लोग किस तरीके से वो पैसा जो जहां पहुंचना चाहिए, जिन कार्यक्रमों के लिए वो पहुंचे, ये देखना सरकार की जिम्मेवारी है। तो जहां तक इंटेंशन की बात है, इंटेंशन सही है, शुरुआत अच्छा है, पर उसका अंजाम क्या होगा ये देखना बात। लेकिन मिस्टर कार्तिकेय, एक और यहां पर मैं सवाल को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देश को आजाद हुए 60 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन आज अगर हम इस चीज का एनालिसिस करते हैं कि देश जो है आज अदर कंट्री से, इवन की एशियन कंट्रीज के साथ भी अगर हम इसकी तुलना करें और देखें कि आज देश कहां पर खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर आज आने वाले समय में अगर हम देखते हैं तो भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी जरूर नजर आ रही है। डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं ऑलरेडी उनको ब्लास्ट होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि आज भी हम फॉरेन ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं? हम विदेशी पैसे की तरफ ताकते हैं, हम ये देखते हैं कि विदेश से पैसा आएगा, FIIs आएंगी, FDIs आएंगी, उसके बाद ही हमारा देश जो है वो ग्रो करेगा, हमारा रूरल डेवलपमेंट जो है वो ग्रो करेगा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेगा, जॉब तभी बनेंगी। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं, मैं बल्कि इसका उलट मानता हूं बिल्कुल, क्योंकि शायद ये कुछ हमारी देश की ऐसी पॉलिसीज रही हैं, हमारी राजनीतिक पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ाया है, और वही एक फैक्टर है जिसने आज हमारे को संरक्षण दिया है बाकी के विश्व से। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जमाने में बहुत मुश्किल है कि आप किस तरीके से पूरे वर्ल्ड से अनअफेक्टेड रहें और डिटैच रहें। लेकिन क्योंकि ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी हमारी,
और काफी हद तक उन्होंने संरक्षण दिया है अलग अलग विभागों में, अलग अलग जगहों में। और इसका ही एक कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि हम 8%, 9%, हो सकता है शायद 10% भी टच कर पाए। जब चाइना जैसी कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज तो खैर 2-3% पे जा रहे हैं, चाइना जैसी कंट्रीज भी अपना ग्रोथ रेट उस पेस पे नहीं ले पाएंगे। इसका मेन रीजन ये है कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज को एक्सपोजर कम है और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ ज्यादा नहीं गए हैं। हमारा इंटरनल सिस्टम इज मच साउंडर देन सो मेनी अदर कंट्रीज एंड आई थिंक कि हम लोग आज भी एक बहुत बेटर पोजीशन में है देन रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। आई थिंक इंडिया इज नॉट डन बैड फॉर 60 years वेयर वी हैव कम। यस, बहुत काम होना बाकी है, लेकिन इसको एक संतुलित तौर पे अगर देखा जाए, लेकिन जो गति मिल रही है वो शायद बहुत धीमी है। और हम इस चीज को अगर हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके साथ अगर तुलना करें तो शायद हम उनसे 20 साल पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यही सवाल जो है डीके साहब के पास लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि डीके साहब आप फॉरेन ट्रेड के साथ काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं और एफआईआईज और एफडीआईज के साथ आपका दिन रात का पाला पड़ता है। फॉरेन ट्रेड के साथ मैं इकोनॉमी की, भारत की इकोनॉमी की तुलना करते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या जो इस समय पर हमारे देश की गति है और जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक हमारे जैसे कंट्री के लिए, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे इंटरनल रिसोर्सेज और इवन बाहर से जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है या जो पैसा एफआई के थ्रू हमारे कंट्री में आ रहा है, वो पैसा हमें अगर आ रहा है तो हमें चाहिए वो पैसा, क्योंकि किसी भी कंट्री की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोंग होगा, जैसे कि आपने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बैकबोन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमारे लिए सबसे पहले एक निहायत जरूरी है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आज हम जो बात कर रहे हैं एक आम आदमी के बेनिफिट की, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक आम आदमी को ही जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। इसके लिए भले ही हमारे लिए जरूरी है कि हम एफडीआई को एनकरेज करें, हम एफआईआईज को एनकरेज करें, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी 7.2% से ग्रो कर रही है और आगे उम्मीद है कि 8%, 9% से ग्रो करेगी। और इंडिया एक बहुत ही मेजर डेस्टिनेशन है बाहर के पैसे का यहाँ आने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में कोई चाइना को छोड़कर कोई और ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहां पर इस तरह की ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पैसा आ रहा है और हमें इस पैसे को बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। और गवर्नमेंट की भी सारी ऐसी पॉलिसीज है, इवन इस बजट के अंदर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम एफडीआईज के जो प्रोसीजर्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं, उनको हम ठीक करेंगे और इससे एफडीआई को एनकरेजमेंट मिलेगा। मेरा ये मानना है कि ये पैसा जितना भी आता है कंट्री में, प्रोवाइडेड ये हॉट मनी नहीं हो, जो लेकिन दूसरे के पैसे के ऊपर जो निर्भरता है वो कितनी जायज है और कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अंकुश जरूर होना चाहिए और इसका भी चेक होना चाहिए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। इस समय पर हम चर्चा कर रहे हैं आज पेश हुए बजट की, और बजट का लब्बो-लुबाब क्या कहता है, अलग अलग राय है, अलग अलग एनालिसिस निकलकर छनकर सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी, लेकिन कोई कहता है कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। रोहित के पास जाना चाहूंगा क्योंकि इस समय वो कुछ राजनीतिज्ञ लोगों के साथ में मौजूद है। प्रभा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी हैं आप, और सुमित्रा महाजन हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। रोहित, आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा क्या कहना है? बिल्कुल सुरेश, भले ही आज संसद में जमकर हंगामा हुआ हो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन यहाँ पर दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एकदम शांत बैठे हैं दोनों। तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या कहना है इस बजट पर। पहले सुमित्रा महाजन जी से बात करते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और टैक्स की वकील भी हैं। सुमित्रा जी, आपका क्या कहना है इस बजट पर, मैंने ये बताइए। मेरा तो ये कहना है, लगता है कि हमारे जो वित्त मंत्री है, ही हिमसेल्फ इज वेरी मच कंफ्यूज्ड। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, देश की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, ये तो बात उनके समझ में आ रही है।
अब उसके लिए करूं क्या? और जैसे बोलते हैं ना, देश के विकास के या देश में कंट्रोल करने के कई आयाम है, इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक, वो उनके दृष्टि से सब चूहे जैसे इधर उधर भाग रहे। और ही इज ट्राइंग टू, किसी को पुछट्टी पकड़ के पकड़ू, किसी के कान पकड़ू, सबको कायदे से लाऊं, और इसमें ही इज टोटली कंफ्यूज। और ये कंफ्यूज होने में आज फिर उन्होंने देश को महंगाई के गर्त में ढकेल दिया, क्योंकि जो उन्होंने जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, इसमें तो महंगाई तुरंत बढ़ेगी, हर एक चीज पर बढ़ेगी। जी, हर एक चीज पर बढ़ेगी। बिल्कुल आपके पास दोबारा आते हैं। बिल्कुल उनके साथ में ही हमारे साथ इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ साथ बैठे हैं। रोहित, यहाँ पर हमारे साथ राशिद अलवी साहब भी इस समय पर जुड़ चुके हैं। राशिद साहब, आपके पास आना चाहूंगा, किस नजरिए से देखते हैं आज पेश हुए बजट को? आम जनता का बजट कितना आम? देखिए, आज के जो दुनिया के हालात हैं, जिन हालात के अंदर अमेरिका जैसा मुल्क मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, दुबई जैसा मुल्क जो इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक बेहतरीन बजट है। गरीब आदमी को सामने रखकर बजट पेश किया गया है। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। सिर्फ सारा अपोजिशन डीजल और पेट्रोल की कीमत को लेके शोर मचाने का काम कर रहा है। हमें भी कोई खुशी नहीं है कि डीजल की कीमत बढ़ गई तो हम खुश होंगे, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां होती। आज जो हालात हैं, उन हालात के अंदर इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। 2.25 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। नरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया दिया गया। किसानों के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट का इंतजाम किया गया। माइनॉरिटीज के लिए कम से कम 30% ज्यादा पैसा बढ़ाया गया। एजुकेशन के अंदर पैसा बढ़ाया गया। सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए टैक्सेस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। अमेरिका में कुल बजट का 96% टैक्सेस से आता है। हमारा 55% रेवेन्यू टैक्सेस से आता है। अगर टैक्सेस नहीं लेंगे तो ये सड़क नहीं बन पाएगी, हॉस्पिटल्स नहीं चल पाएंगे, गरीबों को ठीक तरीके से नहीं देखा जा सकेगा, किसान की मदद नहीं की जा सकेगी। बड़ा सवाल एक ये भी है कि लोगों से कहना चाहूंगा जी, ये सवाल उठता है कि क्या जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, 1 रुपया कीमत डीजल की बढ़ गई तो उस पैसे का ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। इनकम टैक्स के अंदर आम आदमी को, मिडिल क्लास को छूट दी गई है। ये अपोजिशन को नजर नहीं आता है कि रुपए का कैसा इस्तेमाल हो रहा है। एनडीए की सरकार आई थी 2000 के अंदर, एनडीए की सरकार ने 11 रुपए डीजल पर बढ़ाए थे। उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, 11 रुपए से ज्यादा डीजल पर बढ़ाए थे। और ये कहा था कि कभी कभी सख्त कदम उठाना पड़ता है। राम नायक जी उस वक्त रेल पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। मेरे पास पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, आप कहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा। जी, राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम बातचीत के लिए। लेकिन मैं प्रभा ठाकुर के पास आना चाहूंगा। प्रभा जी, आपसे जानना चाहूंगा, कभी कभी कठोर कदम उठाना लाजमी होता है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे जनरेट हो जाते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि वहां पर कठोर कदम लाजमी है। कितना सही है? कोई और भी तो रास्ता हो सकता है। हर परिवार का अपना बजट होता है, अपनी आमदनी के हिसाब से।
उसी प्रकार हर सरकार का भी अपना बजट होता है, जितनी उसके इनकम के स्रोत हैं उस हिसाब से। जी, हमें कई बार ये तो अपनी अपनी नजर है, किसानों को ये कैसा लगता है, गांव के आदमी को ये बजट कैसा लगता है, गृहिणियों को कैसा लगता है, युवाओं को कैसा लगता है ये बजट, अमीरों को कैसा लगता है, उद्योगपतियों को, छोटे व्यवसायियों को कैसा लगता है, सबकी अपनी नजर है। जी, गिलास, प्यास लगी, गिलास किसी ने आधा गिलास भर के पानी दिया, जी, तो आधा गिलास भरा है ये तो देखा नहीं। अब दृष्टि अपनी कहने वाला ये भी कह सकता है तो आधा गिलास खाली है भाई। जी, बिल्कुल। पर मैं ये, लेकिन सुमित्रा जी का कहना है कि दिशा, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं दिशाहीन नहीं है, ये लोगों की दशा सुधारने वाला बजट है। सुनिए, आम आदमी का बजट है। आप देख लीजिए तमाम वो चीजें जैसे कि दवाइयां, जैसे कि मोबाइल आम आदमी रखता है। आम आदमी के उपयोग के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो उन सब की कीमतें नियंत्रित की गई हैं। वो सब सस्ती हुई हैं, चाहे मेडिकल उपकरण हो, स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वाटर फिल्टर हो, तो ऐसी चीजें जो आम जरूरत की चीजें हैं तो वो तो ये। और जो महंगी, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, बड़े बड़े एलसीडी वगैरह, इस तरह के वो जो टीवी हैं, तो विलासिता की चीजें जो कि सिर्फ अमीर जी, बिल्कुल। जी, प्रभा जी, बिल्कुल मैं आप पर वापिस लौटूंगा, लेकिन जो आपने बताया कि हर घर का एक बजट होता है, हर घर का बजट, हर कंपनी का बजट संभालने वाले टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ इस समय पर मौजूद है। अश्विनी जी, आपके पास आना चाहूंगा, आधा गिलास भरा हुआ है या खाली है, आप क्या देखते हैं? जब अभी वित्त मंत्री साहब ने बजट पेश नहीं किया था तो हमारे सामने 2-3 तरह की अटकलें आ रही थी कि सरकार के सामने जो बड़ी कठोर समस्या है वो एक तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। जी, ये तो रही सरकार की समस्या। दूसरी समस्या जो एक आम आदमी की समस्या थी वो थी कमर तोड़ती महंगाई, जिसको खासकर से जो हमारे देश का नीचे का तबका है वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा। जी, तो ये दोनों बातें किस तरह से मिलाई जाएं, लेकिन कुल मिलाकर, और दूसरी तरफ अगर आप टैक्स की बात करें, क्योंकि एक ही जरिया है सरकार के पास तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंट्रोल करने का या महंगाई के लिए रिलीफ देने का, कि टैक्स में राहत दे दी जाए या टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो दोनों तरफ से ये हो सकती है बात। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी बात जो निकल कर आ रही थी वो ये आ रही थी कि टैक्स की राहत भी दी जाए और इन्फ्लेशन भी ना हो, और जो सबसे हमारा जरूरी तबका है, यानी कि जो सबसे नीचे का तबका है, जो कि इस महंगाई को सहन नहीं कर पा रहा है, टैक्स की राहत उस तक पहुंचे या जो भी मेथड्स हो उस तक पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले तो महंगाई की राहत उसको चाहिए, बाकी तो चलता रहेगा, बाकी तो चीजें चली रही हैं और होंगी भी। जी, तो अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें, जी, अभी आहूजा साहब हमारे इस देश के जाने माने टैक्स विशेषज्ञ हैं, जो उनका भी मानना है कि शायद ये लास्ट मिनट पे चेंजेस हुए या मालूम नहीं क्या हुआ, या वित्त मंत्री साहब कंफ्यूज हो गए कि जो फायदा नीचे के तबके को पहुंचना चाहिए था उसकी बजाय ये थोड़े से ऊपर के तबके को पहुंचा। बहुत अच्छी बात है, टैक्स के जो टैक्स रेट जो मॉडरेट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बातें अच्छी भी हैं और इसमें कुछ बातें बुरी भी हैं, जैसे कि एक अच्छी बात यह है कि जो 40 लाख की जो लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो अब बढ़ा के 7 लाख कर दी है। इसमें कुछ जो मध्यम वर्ग की व्यवसायी हैं उनको भी कुछ फायदा होगा, क्योंकि 60 लाख की जो लिमिट बढ़ाई है उसमें 8% प्रॉफिट प्रिज्यूम करके टैक्स किया जा सकता है, यानी कि उनको 4,80,000 रुपए की सिर्फ इनकम दिखानी है और 32,960 रुपए देकर उनको ना ऑडिट करवाना है ना कुछ करवाना है, तो झंझट से मुक्ति। ये बहुत अच्छी बात है। अश्विनी जी यहां रोकना चाहूंगा, कार्तिकी जी आपके पास ये सवाल लेकर के आना चाहूंगा, क्योंकि इसका एनालिसिस जो है वो बड़ा बारीकी लग रहा है, क्योंकि अमूमन स्कूल के अंदर ये देखने को मिलता था कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था उस पर सभी टीचर्स का जो कंसंट्रेशन था वो बना रहता था, उस पर हर टीचर जो है वो ध्यान देता था। लेकिन एक जो मिडिल क्लास स्टूडेंट है या उससे थोड़ा सा नीचे का स्टूडेंट है उस पर शायद उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। क्या आपको लगता है कि इस बजट में भी शायद कुछ ऐसा ही है, क्योंकि स्लैब को देख करके कुछ ऐसा ही नजर आता है। अगर हम 1,60,000 रुपए की इनकम वाले की बात करें तो उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार भी शायद यही स्लैब था और अब भी यही स्लैब है, लेकिन फायदा जो हुआ वो 3 लाख रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए वाले को और 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए वाले को हुआ। देखिए, ऐसा है कि मध्यम वर्ग को फायदा तो जरूर हुआ है,
ये तो बात तो निश्चित तौर पे तय है, और ये भी कहना गलत रहेगा कि ग्रामीण इलाकों में या जो कि जिसको हम कहते हैं कि निचले तबके के लोग हैं जिनके लिए कुछ नहीं किया गया है, वो डायरेक्टली नहीं इस बजट में शायद देखने को इतना मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जिसको हम सेफ्टी नेट कहते हैं, वो एक तरीके से एक सेफ्टी नेट क्रिएट करने की कोशिश की गई है इन सारी स्कीमों के द्वारा। और ये पैसा अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन स्कीमों के द्वारा जो सरकार की कोशिश है देने की, चाहे वो नरेगा हो या भारत निर्माण हो या रूरल हेल्थ मिशन हो, ये एक अच्छी शुरुआत है। ये पहले भी कहा था, लेकिन ये शायद उसके शक्ल पे देखने में इतना विजिबल नहीं है और ये कहना इतना आसान हो जाता है कि उस सबके के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं किया जा रहा है। ये इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, और मुझे लगता है कि ये सही ट्रैक पे है एज लॉन्ग एज इम्प्लीमेंटेशन इनकी जरूर ठीक तरीके से होए। जी, मैं यहाँ पर एक अंतिम रिएक्शन लूंगा। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट के दाम के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाले हैं। क्या लगता है एक आम आदमी के लिए अब क्या घर खरीदना सस्ता होगा या नहीं होगा? नहीं, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो गया था जी वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन था मार्केट में। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये था कि बैंक होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है जी उसे बढ़ाया जाएगा जी। और तीसरा एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद लेंडिंग रेट भी बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल बजट में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इन चीजों में बढ़ोतरी की गई है। रादर कुछ जैसे आप सुने होंगे कि कुछ एक जो बजट हाउसेज हैं जो रूरल ये अर्बन एरिया के बिल्कुल पास हैं, जिन्हें हम अफोर्डेबल हाउस कहते हैं जी, उसमें थोड़ी सी एक छूट देने की कोशिश की गई है 80 IB के तहत। तो मिलाकर के अगर सीमेंट का प्राइस थोड़ा बढ़ता भी है तो कुछ एक छूट ऐसे दिए गए हैं, या जो फिजिकल ये जो स्टिमुलस पैकेज दिए गए थे, तो इन सबों को स्क्वायर अप करके मुझे नहीं लगता है कि इसके प्राइसेस में ज्यादा वृद्धि होने जी जी। मैं बेदी साहब आपके पास भी यही सवाल लेकर के लौटूंगा और साथ ही फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी मैं बात करूंगा। इसके लिए शायद एक्सप्लेन करेंगे DK अग्रवाल, जो कि बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि इस समय फॉरेन ट्रेड हमारा किस स्थिति से जूझता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और इस समय हमारे पैनल में प्रभा ठाकुर, आप MP हैं, और सुमित्रा महाजन बीजेपी नेता भी इस समय हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ चुकी हैं, क्योंकि महापंचायत इस समय पर चल रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि यह बजट कितना आम आदमी का बजट है और इससे क्या किसी एक पर्टिकुलर क्लास को फायदा मिलने वाला है या फिर पूरे समाज को इसका फायदा मिलने वाला है। प्रभा जी, आपके पास लौटना चाहूंगा सबसे पहले कि इस समय पर बजट को लेकर के काफी अटकलें हैं, विपक्ष ने भी कड़ा विरोध यहां पर जताया है और सदन में भी काफी हंगामा किया है, लेकिन महंगाई से पहले ही हम त्रस्त नजर आ रहे हैं, आम आदमी त्रस्त नजर आ रहा है, और उस पर पेट्रोल डीजल जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन से सीधा सीधा कनेक्शन है, कमोडिटी के प्राइसेस से सीधा सीधा कनेक्शन है, उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। एक सज्जन ने कहा था जी, और हमारे एक साथी ने अभी जो कहा था कि ये कोई खुशी से नहीं बढ़ाए गए हैं ये कीमतें, और दबाव तो ये था कि कीमतें और भी अधिक बढ़ाई जाएं, लेकिन कम से कम लोगों पर बोझ पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए डीजल और पेट्रोल की एक कीमतों में एक आंशिक वृद्धि की गई है, कोई 10-11 रुपया वृद्धि नहीं की गई है। आप जानते हैं रसोई गैस के हर सिलेंडर पर सरकार अपनी जेब से लगभग 100 रुपया सब्सिडी देती है जी। अगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट रसोई गैस के सिलेंडर की जाए तो वो 380 रुपए होगी, लेकिन उस पर सरकार अपनी जेब से वो पैसा देती है कि ताकि गृहिणियों पर भार नहीं पड़े जी। इसमें बजट में भारत निर्माण योजना जी, जो कि विकास की है, कुंजी है, कभी आज से पहले ये विभिन्न योजनाएं जो भी हैं, चाहे वो ग्रामीण सड़क संपर्क योजना हो, चाहे वो राजीव गांधी पेयजल मिशन हो, इंदिरा आवास योजना हो, और चाहे
वो और अन्य जैसे स्लम्स को हटा करके लोगों को मकान देने की योजना हो, इन तमाम योजनाओं में के तहत 48,000 करोड़ रुपए की राशि बजट में एलोकेट की गई है, आवंटित की गई है। नरेगा, जिसके कारण से जो ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके कारण गांव जी गए, गांवों के लोग जी गए, उनको रोजगार मिल गया, घर घर में, वरना ऐसी तकलीफ की स्थिति थी। ऐसी ऐतिहासिक स्कीम न किसी देश में किसी सरकार ने कभी इंट्रोड्यूस की है, न कहीं पर है। सिर्फ भारत में ये ऐसी योजना कि 100 रुपया मजदूरी हर गांव के एक आदमी को। इसी प्रकार से इनकम टैक्स में भी काफी राहत दी गई है। आप देखिए, आप जो कोई कह रहे थे कि आम आदमी कौन, जो कि कोई लकड़ी जलाता है घर में, चूल्हा रसोई गैस नहीं जलाता, नहीं, उस स्लैब को हम कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो हमारे भाई बहन इस देश में रह रहे हैं, उनके लिए है ये समस्या। तो जो बीपीएल के लोग हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है, उनके लिए ब्याज प्रतिशत दर भी अलग होती है, उनको राशन भी और सस्ती कीमतों में उपलब्ध होता है, केरोसिन भी सस्ते दामों में उपलब्ध होता है। ये जो बजट के हिसाब से जो दरें हैं, ये उन्हें भुगतान उनको उसके लिए उनको काफी रियायतें दी गई है, उन्हें बीपीएल कहते हैं। तो 100 में से 100 मन्नतें और इच्छाएं, मनोकामनाएं तो ऊपर वाला भगवान भी पूरा नहीं करता। और हमारा बच्चा भी अगर हमसे मांगता है कि 100 रुपए दो, तो मैं कहूंगी भाई मेरी तो तुझे 20 रुपए देने की हैसियत है, तो भाई मैं कठोर उसकी मां हुई कि कौन सी मां हुई? भाई मेरे जेब में, मेरे बजट में मेरा जो है उसी हिसाब से तो मैं उसको दे पाऊंगी। बिल्कुल। सरकार में भी शायद अपने बच्चों को इसी तरह से पालन पोषण करता है। आपके पास आऊंगा, क्योंकि अगर आप सत्ता में होती तो आपका बजट क्या होता, पूरे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, जो इस समय पर मंदी का दौर देखने को मिल रहा है, और अगर आप वित्त मंत्री होती तो आप किस तरीके से इसको डिजाइन करती? मैं इस डिजाइन से बिल्कुल, मतलब इस जो महंगाई का भी दौर चल रहा है, यही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, अमेरिका जैसे देश में रिसेशन के क्या हालात हो गए हैं, ऐसी बदहाली हमारे देश में नहीं हुई है। क्योंकि हाँ, बहुत सोच समझकर ये बजट बनाया गया है, और ये सचमुच आम आदमी का बजट है, क्योंकि इसमें आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े, और आम जरूरत की जो चीजें हैं वो आम आदमी को उपलब्ध हो सके, उनकी कीमतें न बढ़े बल्कि कम हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बजट बनाया गया है। गांवों के विकास के लिए, शहरों के लिए भी जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना के तहत एक्स्ट्रा आपके अतिरिक्त बजट और भी अधिक बजट आवंटित किया गया है। मैं चाहूंगा तो यही सवाल मैं सुमित्रा जी के पास लेकर के जाना चाहूंगा। अगर आप वित्त मंत्री होती तो आप इस बजट को किस तरीके से डिजाइन करती कि आम आदमी के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, जिसका आज खुल करके आप लोगों ने सदन के अंदर जो शोर किया कि आज जो महंगाई से त्रस्त जनता है उसके ऊपर भी और लोड कर दिया गया है। मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, आखिर बजट है क्या? ये हमारे देश का बजट है और देश में संतुलन, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहेंगे, यहाँ आम आदमी भी रहेगा, यहाँ किसान भी रहेगा, इन सबका कहीं ना कहीं समतोल बजट में दिखना आवश्यक है, और देश प्रगति करे। ये पहली बात होती। और ये क्यों होता है, ये एक सवाल अपने आप को कांग्रेस भी पूछे, मैं आपसे भी कहूंगी कि हमेशा इस देश में ये होता आया है, जब जब इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें आई तो महंगाई कम हुई है। आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिएगा। और जब जब इस देश में कांग्रेस की सरकार आई, कहीं ना कहीं नीतियों में या बाकी सब बातों में खामी रही कि महंगाई बढ़ती चली गई। अब इस बजट में भी आप देखो, लेकिन जो बात हम रखते हैं बजट में, वो कैसे पूर्ति वास्तविकता की धरातल पर है कि नहीं। मैं अगर बजट बनाऊंगी तो ये देखूंगी कि एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, मैं अगर गांव के विकास की बात करूं, तो उसको कहीं ना कहीं वास्तविक धरातल पे भी तो उतरना चाहिए। आप इस बजट को उठा करके देखिए, उन्होंने कहा है 60,000 पल्सेस और ऑयल सीड विलेजेस, और उनको ठीक करने के लिए, रेनफेड एरियाज को ठीक करने के लिए, उनको उनकी जमीन को ठीक करना
कई सारी चीजें इसमें लिखी, लेकिन इसमें बजट कितना रखा तो 300 करोड़। कोई मानेगा इस बात को? क्यों आप आंकड़े क्यों रख रहे हो? कार्तिकेय जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपने, अगर आप वित्त मंत्री होते, सीधे तौर पर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप वित्त मंत्री होते तो आप इस बजट को किस तरीके से डिजाइन करते कि जिसमें हर देश का एक एक तबका जो है वो शामिल होता और साथ में डेवलपमेंट की भी बात की जाती? देखिए, ऐसा है कि हमारे को एक मानसिकता से उभरने की जरूरत है और मुझे लगता है कि उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जी। ऐसी कई प्रथाएं चली आ रही हैं जो पिछले कई सालों से, जो सिर्फ हिंदुस्तान में होती हैं, उनके कई कारण भी हैं और कई कारण रहे भी हैं, जैसे कि एलपीजी पे सब्सिडी की बात हो या फिर डीजल पे सब्सिडी की बात हो, लेकिन वो किस हद तक वाजिब है और किस हद तक हमारे को उसको रखना पड़ेगा आने वाले समय के लिए, हमें बहुत ही सक्षम तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि उन चीजों को कट किया जाए और सही जगह पे जो मूल सुविधाओं के ऊपर जिस तबके को जरूरत है सबसे ज्यादा, उसको ध्यान में रखते हुए आज भी हम लोग अगर ये कॉन्फिडेंस से कह सकें कि हमारा 50% देश पॉवर्टी लाइन से नीचे है और हम उसको उठाने के लिए हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले उस पर जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी और तरीके में, किसी और इंडस्ट्री, किसी और एस्पेक्ट को ज्यादा तवज्जो दें। सारे काम जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो और सबसे ज्यादा आवंटन बजट का वहां जरूर पहुंचना चाहिए, उनको होना भी चाहिए और पहुंचना भी चाहिए। तो मेरी प्राथमिकताएं उन लोगों पे, उस तबके पे रहती। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा। इस समय पर हमारे स्टूडियो से राशिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ देश की जानी मानी हस्ती आईसीआईसीआई बैंक की सीएमडी एंड एमडी चंदा कोचर इस समय पर मौजूद हैं। राशिद जी, सुरेश आपके पास वापस लौट करके आएंगे तो प्रणब मुखर्जी के बजट पर आम आदमी की नुमाइंदगी करने वाले तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप सुनते हैं आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर आम बजट को किस नजरिए से देखती है। इस पर खास बातचीत इंडिया न्यूज ने की है। उनसे हमने पूछा कि ये आम आदमी का बजट है, खास आदमी का बजट है या फिर उद्योग जगत का बजट। अब से कुछ देर पहले ही हमारी चंदा कोचर से बातचीत हुई है। इस खास बातचीत के खास अंश दिखाना चाहेंगे। काफी पॉजिटिव बजट है क्योंकि क्लियरली ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्लियरली इसका ये डायरेक्शन है कि इंडिया को मंदी से बाहर निकाला जाए। आम बजट आम आदमी तक पहुंचेगा क्योंकि अगर आप देखें तो इस बजट में काफी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जो आम आदमी के लिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी पॉजिटिव बजट है, न सिर्फ आम आदमी के लिए बट इन जनरल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक तरफ आम आदमी के जरूरतों का ध्यान रखा गया है और दूसरी तरफ ब्रॉड फिस्कल डेफिसिट वगैरह ब्रॉड टारगेट्स का ध्यान रखा गया है। ये एक इंडिकेशन है। इसके बाद देखना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर किस डिटेल्स के साथ अनाउंसमेंट्स करती है और वो क्या डिटेल्स होते हैं, किस तरह के प्लेयर्स को लाइसेंस मिलता है अगर मिलता है तो, और किस तरह का बिजनेस मॉडल ये नए प्लेयर्स सेटअप करेंगे। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को इतना नहीं डरना चाहिए क्योंकि अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में हमेशा कंपटीशन रहा है। जो फॉरेन बैंक्स हैं, लार्ज फॉरेन बैंक्स, वो इस कंट्री में कुछ बहुत सारे सालों से रहे हैं। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रांग है कंपटीशन से डील करने के लिए। पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो बैंकिंग बिजनेस है काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, उसमें कैपिटल की जरूरत होती है, एएलएम मैनेज करना होता है, क्रेडिट रिस्क मैनेज करनी होती है और काफी कुछ। तो हर एक छोटे प्लेयर की बस की बात नहीं है, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह ये गाइडलाइंस इवॉल्व होती हैं। जो भी कंट्रीब्यूशन अभी अनाउंस किया गया है एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है क्योंकि उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कुछ बैंक्स हैं वो और स्ट्रांग होंगी, वो और उनकी एबिलिटी क्रेडिट ग्रोथ और क्रेडिट को फाइनेंस करने के लिए और बढ़ेगी, जो कि इंडिया की एक जरूरत है। सफिशिएंट तो अगर हम इंडिया की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को देखें तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज है, बट जो फर्स्ट स्टेप लिया गया है वो काफी पॉजिटिव है।
मिडिल क्लास के लिए भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि जो चेंजेस जो इनकम टैक्स रेट्स पर लाई गई हैं तो उससे मिडिल क्लास के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगा। वो एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। और दूसरा, मिडिल क्लास के लिए अब एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के तौर से वो भी अनाउंस की गई है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कंट्री के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए। और जो भी ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर इंडियंस रहते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि बैंक्स वहां पर मौजूद हो, और इसीलिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। चलिए, तो चंदा कोचर मौजूद थी अर्थव्यवस्था को नापने वाले बैरोमीटर के साथ, लेकिन बजट का स्पीडोमीटर कहां पर पहुंच रहा है, इसी को लेकर के आज बजट की सबसे बड़ी बहस चल रही है दिल्ली के होटल हिल्टन में। सीधे हमारे सहयोगी सुरेश के साथ जुड़ने के लिए तो कि एक बैंकिंग सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं, यहां पर बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर जिसकी बैकबोन मानी जाती है, यानी कि फिर से मैं एक बार लौटना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश की बैकबोन और बैंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन माने जाते हैं। तो यहां पर सुनील बेदी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लोन अब हो सकता है कि महंगे हो जाएं, एक मकान खरीदना हो सकता है कि महंगा हो जाए, आम आदमी के लिए घर का सपना हो सकता है कि महंगा हो जाए। देखिए, अगर हम 9% की जीडीपी की तरफ देख रहे हैं जी, और किसी देश की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा होना बहुत जरूरी है जी। अगर हम इन चीजों को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत टैक्स हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। और टैक्स के ऊपर, क्योंकि ये बजट के ऊपर सिर्फ दो चीजों पर डिस्कशन हो रही है, मेन तो एक ये डीजल और पेट्रोल जी। तो जैसे अभी डिस्कशन में आया कि एलपीजी है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार जो गैस सिलेंडर्स के ऊपर अपनी पॉकेट से पैसे लगा रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सब कुछ सब देखते हुए जी एक कोशिश की है एक अच्छा बजट बनाने के लिए जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर काफी ध्यान दिया है, और जो स्कीम्स एक आम आदमी के लिए इसके अंदर अनाउंस की गई हैं उसको इंप्लीमेंट होने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो हमारे को थोड़ा सा इस चीज का वेट करना चाहिए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बजट के अंदर फैसिलिटीज जो आम आदमी के लिए दिए हैं उसको आने में, इंप्लीमेंट होने में अभी आप 2 महीने 4 महीने का वेट कीजिए, क्योंकि सरकार है, सरकार ने अगर कोई चीज शुरू की है तो उसको खत्म करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा बजट देने की कोशिश की है और उसके रिजल्ट अच्छे पॉजिटिव आने चाहिए जी। इसके रिजल्ट तो खैर बहरहाल आने वाला समय बताएगा। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा, ओवरऑल बजट को देखा जाए, क्योंकि यहां पर जो बात आज एक्साइज ड्यूटीज ने सामने की, कई चीजों के ऊपर इसके भाव बढ़ते हुए हमने देखे हैं, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महंगाई 1 साल पहले हम देख चुके हैं, जब कच्चा तेल जो है वो $147 पर पहुंचा था और उसके बाद लुढ़कते हुए $38 पर भी ये पहुंचा। उस समय पर शायद भावों के अंदर ये फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली, पेट्रोल और डीजल के भाव शायद उस तेजी के साथ नीचे नहीं आए जिस तेजी के साथ ऊपर गए थे। लेकिन अब ₹1 ₹2 पेट्रोल बढ़ा देने से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के ऊपर या फिर एक आम आदमी के ऊपर कितना असर आप पड़ते हुए देख रहे हो? नहीं, देखिए, जो महंगाई हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। हम लोग इस बात को तवज्जो नहीं दे सकते हैं कि खामोखा डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से महंगाई बढ़ जाएगी। हम लोग इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि हम लोगों का जो ग्रोथ है या हम लोग की जो के यहाँ जो इन्फ्लेशन है, कोई वर्ल्ड इन्फ्लेशन से हम लोग इंसुलेटेड नहीं है। हम लोग की बहुत सारी चीजें वर्ल्ड के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमारी कंट्री भी उसी संसार में, अगर अमेरिका में रिसेशन था तो कहीं ना कहीं टच तो हम लोग को भी मिला, या दुबई में था या कहीं किसी और कंट्री में रिसेशन था, यूरोप में था, तो हमारी कंट्री को भी अफेक्ट हुआ। अभी जस्ट रिसेशन खत्म हुआ है। जैसे रिसेशन खत्म होता है, ये लॉ है, जहां कहीं भी रिसेशन खत्म होता है उसके बाद एक बार महंगाई जरूर बढ़ती है, ये नियम है, शाश्वत सत्य है। और आपको इन्फ्लेशन और आपको ग्रोथ तीनों को यदि मेंटेन करना है, तीनों को आपको बैलेंस करके चलना है, तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि अगर महंगाई या ग्रोथ या फिजिकल किसी चीज को आप कम करना चाहेंगे
तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। आज आप महंगाई रोक दीजिए, कल आपका फिजिकल डेफिसिट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप डाउन द लाइन 1 साल 1.5 साल या 6 महीने बाद आपकी महंगाई फिर बढ़ेगी। जी, कारोबारी के लिए अनिल जी शायद बढ़ते हुए दाम उसको अट्रैक्ट करते हैं कि हमेशा दाम जो है वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि उसने कोई भी चीज जो है वो खरीदी हुई होती है, उसको उस आइटम की बढ़त के अंदर शायद फायदा होता है। इसी चीज का हम लबोलुबाब लेंगे। हमारे साथ जेडी अग्रवाल साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं IIF के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। अग्रवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए फाइनेंस का ऐसा कौन सा फंडा है जो उन दोनों को मेंटेन कर सकता है? ये जो बजट है इसमें मैं काफी देर से सुन रहा हूं, ज्यादातर लोगों के ओपिनियन ऐसे हैं कि शायद वो इससे खुश नहीं हैं। जी। लेकिन अगर इसका विश्लेषण ठीक प्रकार से किया जाए तो ये साफ नजर आता है कि ये बजट बहुत सूझबूझ के साथ बनाया गया है, बहुत संतुलित बजट है और 11 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर है और 7,73,000 करोड़ रुपए की आय के साथ 5.5% फिस्कल डेफिसिट पर मेंटेन करना वित्त मंत्री का एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। इस बजट के अंदर बहुत ऐसी चीजें की गई हैं और ये भारत का बजट है, भारत की जनता के लिए बजट है, उद्योग या किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए बजट नहीं है। ये इससे साफ पता लगता है कि इस बजट में वो प्रायोरिटीज जो इस देश को पिछले 50 साल से मिलनी चाहिए थी वो दी गई हैं और मैं समझता हूं प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए विपक्ष का वॉकआउट करना साफ बताता है इस बजट की सफलता। उनको एक महंगाई का बहाना मिल गया कि महंगाई के बहाने से हम निकल जाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ 9% का टारगेट रखना 11-12 के लिए और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पहली बार किया गया। प्रशासनिक तरीकों को इम्प्रूव करना पहली बार किया गया। फॉर्म 2 सरल तरीके से करना, लोगों को बताना है कि हम आपको रिलीफ प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। लोगों को 2 रुपए या 3 रुपए जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है वो याद है और उससे दुख है, लेकिन जो 10,000 4 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 20,000 5 लाख की इनकम पे और 50,000 8 लाख की इनकम के ऊपर जो फायदा हुआ है उसकी बात किसी को याद नहीं आ रही है। अग्रवाल साहब, यदि आप बेहतर इस बजट को मतलब सुरेश एक आखिरी सवाल अग्रवाल साहब से करना चाहिए यहाँ पर। अग्रवाल साहब, आपने इस बजट को बेहतर बताया, लेकिन अगर हम टैक्सेस की हमने बात की, खूब चर्चा टैक्सेस को लेकर हुई, सर्विस टैक्स की हम बात करें 1994 में इस टैक्स को लागू किया गया। उसके बाद शुरुआत में बहुत कम सेवाएं इसके दायरे में थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ गया और इस बार के बजट में और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। ये एक ऐसा टैक्स है जिस टैक्स को एक कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर है जो मोबाइल रखता है उसको भी उतनी दर से टैक्स अदा करना पड़ता है, कोई करोड़पति है वो भी उतनी ही दर अदा करता है, यानी एक ही उस तरह से सबकी हजामत की जाती है इस टैक्स के जरिए। समाजवादी ये टैक्स है। क्या आपको लगता है कि क्या इस टैक्स के लिहाज से कोई किसी तरह का रिफॉर्म, सुधार नहीं होना चाहिए कि अलग अलग आय वर्गों के लिए अलग अलग टैक्स लगे? आपने बहुत अच्छी बात की। क्या गांव के 70% लोगों को ये अधिकार नहीं कि वो शहर के 20% लोगों के बराबर कंधा मिलाकर के जीने का अधिकार रखे? क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि उनको शिक्षा प्राप्त हो? क्या उनको ये अधिकार नहीं कि उनको इंश्योरेंस दिया जाए या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट न जनरेट किया जाए? क्या उनको ये चीज नहीं दी जाए? सिर्फ एक थोड़ा सा सर्विस एक्साइज ड्यूटी से मोबाइल को मुक्त किया गया है, उसके लिए कीमतें कम आनी चाहिए। आप इसको सर्विस टैक्स, देखिए एक बात सुनिए, आयकर में भारत सरकार को 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अग्रवाल साहब, 10 में से कितने मार्क्स देंगे बजट को? जी अग्रवाल साहब, संक्षेप में जी 10 में से कितने मार्क्स देंगे बजट को? मैं समझता हूं कि मैं इसको 95 नंबर दूंगा 100 में से। 100 में से 95। बेरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कितने मार्क्स देंगे आप? 8 नंबर। अनिल जी, आप कितने मार्क्स देंगे? हम तो 10 डिस्ट्रिक्ट 7.5 नंबर देंगे। सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा कितने मार्क्स देंगे आप? 4 देने की कोशिश करेंगे। 4 देने की कोशिश करेंगे। जानिए, आप मानती हैं कि 40% पास है, 40% वाला पास होता है? देखिए, आखिर देश का बजट है, वित्त मंत्री ने पेश किया, कुछ बातें तो उन्होंने देश के लिए कही है और कुछ जैसे नरेगा को पैसा ज्यादा दिया मगर वो कहाँ तक पहुंचेगा, तो वो आगे की बात है ना। So yes, he has done something, he has to do.
जी प्रभा जी, आपसे जानना चाहूंगा कितने मार्क्स देंगी? मैं तो देश की जनता के साथ हूँ जी। 10 में से 9 नंबर दूंगी, 1% की कमी तो रही जाती है जी, 1% की। कार्तिकेय जी, आपसे जानना चाहेंगे? मैं 7 नंबर देना चाहूंगा। 7 मार्क्स देंगे। तो यानी कि अगर पूरा विपक्ष की भी अगर बात रख ली जाए और आम जनता की भी राय देख ली जाए तो ये बजट ओवरऑल पास होता है। इसकी अगर एवरेजिंग निकाली जाए तो एवरेजिंग 70% बैठेगी, यानी कि 70% वाला नियर अबाउट मेरिट के नजदीक बैठा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला बिल्कुल बदस्तूर जारी है।